हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्कॉलर स्पेस विद अनुभव। करण की शादी रवीना के साथ 2006 में हुई थी, जब करण 20 साल का था और रवीना 17 साल की थी। उनका एक बेटी भी हुई 2010 में। 2016 में करण ने इस्लाम अपना लिया और असलम बन गया और अपनी पुरानी स्कूल में जोया से मुस्लिम लॉ के तहत शादी कर ली। रवीना ने करण पर बिगेमी यानी द्विविवाह का केस किया और करण ने डिफेंस लिया कि उसकी दूसरी शादी मुस्लिम लॉ के मुताबिक बिगेमी नहीं है और पहली शादी इनवैलिड थी क्योंकि वो चाइल्ड मैरिज एक्ट के अगेंस्ट थी। इस केस में हम 4 इंपॉर्टेंट इश्यूज को देखेंगे। 1. क्या करण और रवीना की शादी को वैलिड माना जाएगा? 2. क्या नेसेसरी रिलीजियस सेरेमनी परफॉर्म्ड हुई शादी के वक्त? 3. क्या करण की दूसरी शादी को बिगेमी माना जाएगा? 4. रवीना के केस के इम्प्लीकेशंस क्या है? तो चलिए इस केस के वेरियस इश्यूज को डिटेल में डिस्कस करते हैं। आप देख रहे हैं स्कॉलर स्पेस विद अनुभव। इस वीडियो में हम देखेंगे कि चाइल्ड मैरिज की वैलिडिटी अंडर हिंदू लॉ, वैलिड हिंदू मैरिज के लिए जरूरी सेरेमनीज, बिगेमी के लॉज अंडर हिंदू लॉ और कन्वर्शन का इम्पैक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के प्रोविजंस, कुछ केस लॉज, कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज अंडर सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1995। क्लॉज 1 कहता है कि विवाह के समय दोनों में से किसी भी पार्टी का कोई जीवित लाइफ पार्टनर नहीं होना चाहिए। अगर कोई पहले से ही शादीशुदा है और उसका लाइफ पार्टनर जीवित है तो वह दूसरी शादी नहीं कर सकता। क्लॉज 2 कहता है कि दोनों पार्टीज में से किसी भी पार्टी की मानसिक स्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वह सही से सहमति देने में असमर्थ हो। यदि वे सहमति देने में सक्षम हैं, तो उन्हें ऐसी मानसिक बीमारी नहीं होनी चाहिए जो विवाह और बच्चों के जन्म के लिए उन्हें अनफिट बनाती हो। किसी भी पार्टी को बार बार पागलपन के दौरे नहीं आने चाहिए। क्लॉज 3 कहता है कि विवाह के समय दूल्हे की आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए और दुल्हन की आयु 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए। क्लॉज 4 में कहा गया है कि विवाह के पक्षकार उन संबंधों के दायरे में नहीं होने चाहिए जो प्रोहिबिटेड हैं, जब तक कि उनकी कस्टम्स और यूसेज यानी प्रथा या परंपरा ऐसी शादी की अनुमति न दे। क्लॉज 5 में कहा गया है कि पार्टीज को सापिंडा रिश्तेदार नहीं होना चाहिए जब तक कि उनकी प्रथा या परंपरा ऐसी शादी की अनुमति न दे। कुछ टर्म्स का समझना जरूरी है, जैसे प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। इसका मतलब है कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कुछ रिश्ते प्रोहिबिटेड हैं, जैसे भाई बहन, चाचा भतीजी आदि, जब तक कि उनकी जाति या समुदाय की प्रथा ऐसी शादियों की अनुमति न दे। सापिंडा रिलेशनशिप वे हैं जहां दोनों पार्टीज का 5 पीढ़ियों के अंतर पिता की ओर से और 3 पीढ़ियों के अंतर माता की ओर से ब्लड रिलेटिव्स होता है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि सेक्शन 5 को अदर सेक्शंस, स्पेशली सेक्शन 11, 12, 17 और 18 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो बताते हैं कि सेक्शन 5 की शर्तों के कंप्लायंस में कमी या अनुपस्थिति का क्या प्रभाव है। इंटरेस्टिंगली, अगर सेक्शन 5 के क्लॉज 3 का उल्लंघन होता है तो विवाह ना तो शून्य होता है और ना ही अमान्य, परंतु इसके परिणाम सेक्शन 18 क्लॉज ए में दिए गए हैं। सेक्शन 18 क्लॉज ए कहता है कि सेक्शन 5 के क्लॉज 3, 4 और 5 का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को रिगरस इम्प्रिजनमेंट यानी कठोर कारावास हो सकता है, जो 2 साल तक बढ़ सकता है, या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, या दोनों हो सकता है। वॉइड हम बात करेंगे वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस के बारे में अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि किन परिस्थितियों में शादी वॉइड होती है और किन में वॉइडेबल। वॉइड मैरिजेस, शून्य विवाह, आर कंसिडर्ड नल एंड वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। दिस मीन्स कि इन शादियों को कानूनी रूप से मान्यता नहीं दी जाती है और उन्हें कभी भी वैध विवाह नहीं माना जाता। ऐसे विवाहों में किसी भी प्रकार की वैधता नहीं होती और इन्हें किसी भी समय अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। सेक्शन 11 वॉइड मैरिज को डिफाइन नहीं करता, लेकिन ग्राउंड्स बताता है जिनके आधार पर विवाह शून्य हो सकता है।
इस सेक्शन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि कोई विवाह अधिनियम के प्रारंभ के बाद हुआ है तो उसे शून्य घोषित किया जा सकता है। यदि उसने उल्लंघन किया है तो कोई भी शर्त जो सेक्शन 5 के सबसेक्शन I, 4 और 5 में डॉट बताया गया है। एग्जाम्पल्स फॉर वॉइड मैरिजेस: 1 बिगेमी द्विविवाह, 2 प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप निषिद्ध संबंध, 3 सपिंदा रिलेशनशिप सापिंडा संबंध। Voidable marriages अमान्य योग्य विवाह। Voidable marriages are valid until they are annulled by a court decree यानी शादियां तब तक वैध मानी जाती हैं जब तक इन्हें अदालत द्वारा अमान्य नहीं घोषित किया जाता। Conditions for voidable marriages Section 12। 1 मेंटल इनकैपेसिटी मानसिक अक्षमता अगर किसी पार्टी की मानसिक स्थिति ऐसी है कि वह सहमति देने में असमर्थ है। 2 फ्रॉड और फोर्स धोखाधड़ी या बल द्वारा प्राप्त सहमति। 3 प्रेग्नेंट बाय अनदर पर्सन दूसरे व्यक्ति से गर्भवती। 4 इम्पोटेंसी नपुंसकता। Ceremonies necessary for the solemnization of a valid Hindu marriage. Section 7 of the Hindu Marriage Act 1955 के अनुसार हिंदू विवाह को वैध बनाने के लिए कुछ रस्में और समारोह आवश्यक होते हैं। For example, customary rites and ceremonies. कस्टमरी राइट्स हिंदू विवाह को लीगल बनाने के लिए विवाह के दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष की प्रथा और रीतियों के अनुसार विवाह संपन्न होना चाहिए। इसका मतलब है कि शादी में शामिल किसी भी एक पक्ष की कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज यानी परंपरागत रस्मों और समारोहों का पालन किया जाना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक्ट किसी विशेष रस्म या समारोह को अनिवार्य नहीं बनाता। इसका मतलब है कि विवाह को वैध बनाने के लिए किसी विशेष रस्म का पालन करना आवश्यक नहीं है जब तक कि वह विवाह के दोनों पक्षों की प्रथाओं और रीतियों के अनुसार हो। साप्तपदी 7 स्टेप्स। इसका मतलब है दूल्हा और दुल्हन द्वारा अग्नि के समक्ष 7 कदम उठाना। यदि किसी विवाह की प्रथाओं और रीतियों में साप्तपदी शामिल है तो विवाह तभी कंप्लीट एंड कंपल्सिव होता है जब 7वां कदम उठा लिया जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि साप्तपदी अधिनियम के तहत अनिवार्य नहीं है। यह केवल उन प्रथाओं और रीतियों में आवश्यक है जहां इसे शामिल किया गया है। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि हिंदू विवाह में प्रथाओं और रीतियों का कितना महत्व है और यह कि विवाह को वैध बनाने के लिए साप्तपदी जैसी रस्में केवल तभी आवश्यक हैं जब वे संबंधित प्रथाओं में शामिल हों। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत बिगेमी यानी द्विविवाह के बारे में। सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार वैध हिंदू विवाह के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई है। इसमें से एक महत्वपूर्ण शर्त है सेक्शन 5 क्लॉज ए, नीदर पार्टी हैज अ लिविंग स्पाउस। सेक्शन 5 क्लॉज ए में यह स्पष्ट किया गया है कि विवाह के समय दोनों पार्टीज में से किसी का भी जीवित जीवन साथी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि यदि किसी व्यक्ति का पहला विवाह अभी भी वैध है और उसका जीवन साथी जीवित है तो वह दूसरा विवाह नहीं कर सकता। यह भी महत्वपूर्ण है कि पहले विवाह का वैध होना आवश्यक है। यदि पहले विवाह की सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की गई हैं, तभी यह शर्त लागू होती है। इस धारा के माध्यम से हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में एक पत्नीव्रत मोनोगेमी को अनिवार्य बनाया गया है और द्विविवाह बिगेमी या बहुपत्नीवाद पॉलीगेमी को प्रोहिबिट किया गया है। सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 भी इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है। सेक्शन 11 में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी विवाह को सेक्शन 5 क्लॉज 1 की शर्तों का उल्लंघन करते हुए संपन्न किया गया है तो वह विवाह शून्य और अवैध यानी नल एंड वॉइड माना जाएगा। ऐसे विवाह को अदालत में याचिका दायर करके शून्य घोषित किया जा सकता है। इस तरह का आदेश अदालत द्वारा किसी भी पक्ष की याचिका पर पारित किया जा सकता है। इन अ नटशेल हम कह सकते हैं कि हिंदू कानून में एक पत्नीव्रत को कितना महत्व दिया गया है और द्विविवाह को किस तरह से प्रोहिबिटेड किया गया है। अब हम बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 17 के बारे में, जो बिगेमी यानी द्विविवाह के पनिशमेंट से संबंधित है। उससे पहले हम आईपीसी के सेक्शन 494 एंड 495 के प्रोविजंस को देख लेते हैं। सेक्शन 494 आईपीसी, यह सेक्शन उस व्यक्ति को सजा देने की बात करता है जिसने अपने जीवन साथी के रहते हुए दूसरा विवाह किया है।
सेक्शन 495 आईपीसी, यह सेक्शन उस व्यक्ति के लिए है जिसने दूसरा विवाह करते समय यह छिपाया कि उसका पहला विवाह अभी भी वैलिड है। सेक्शन 17 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बिगेमी को अपराध मानता है आईपीसी के सेक्शन 494 एंड सेक्शन 495 के तहत। सेक्शन 17 कहता है कि Any marriage between two Hindus solemnized after the commencement of this act is void if at the date of such marriage either party had a husband or wife living, and the provisions of sections 494 and 495 of the Indian Penal Code 1860 shall apply accordingly. यानी अगर इस एक्ट के लागू होने के बाद किसी हिंदू का विवाह हुआ है और विवाह के समय उस व्यक्ति का पति या पत्नी जीवित है तो वह विवाह वॉइड होगा। इसके अलावा इंडियन पीनल कोड 1860 के सेक्शंस 494 और 495 भी यहाँ लागू होते हैं। अब हम देखेंगे कि बिगेमस मैरिज के प्रोसिक्यूशन के लिए क्या कंडीशंस है। पहली कंडीशन यह है कि पहला विवाह परफेक्टली वैलिड होना चाहिए। अगर पहला विवाह वॉइड या वॉइडेबल है तो व्यक्ति को बिगेमी के लिए प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। अगर विवाह वॉइडेबल है तो कोर्ट का डिक्री होना चाहिए जो पहला विवाह एन्युल कर चुका हो ताकि प्रोसिक्यूशन से बचा जा सके। दूसरी कंडीशन यह है कि दूसरा विवाह सोलेमनाइज्ड होना चाहिए। अगर दूसरा विवाह प्रोसिक्यूशन शुरू होने से पहले वॉइड डिक्लेयर हो जाता है तो बिगेमी के लिए प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता। प्रोसिक्यूशन को यह साबित करना होगा कि दूसरा विवाह ड्यूली सोलेमनाइज्ड हुआ था। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 17 में बिगेमी को कैसे रेगुलेट किया गया है और प्रोसिक्यूशन के लिए क्या कंडीशंस है। सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995। इस केस में हम जानेंगे कि क्या होता है जब एक हिंदू हस्बैंड जो हिंदू लॉ के तहत शादी कर चुका है इस्लाम अपनाता है और दूसरी शादी करता है। केस बैकग्राउंड: 3 हिंदू पुरुष जिन्होंने अपनी हिंदू पत्नियों से शादी की थी ने इस्लाम धर्म अपना लिया। इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी मुस्लिम लड़कियों से की जो खुद भी हिंदू धर्म से इस्लाम में परिवर्तित हुई थी। चलिए देखते हैं कि इस केस में कौन कौन से इश्यूज उठे थे। पहला सवाल था, क्या एक हिंदू हस्बैंड जिसने हिंदू लॉ के तहत शादी की है इस्लाम अपनाकर दूसरी शादी कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक हिंदू हस्बैंड हिंदू लॉ के तहत शादी करने के बाद इस्लाम अपनाता है तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। ये दूसरी शादी इलीगल मानी जाएगी क्योंकि पहली शादी को अभी डिसॉल्व नहीं किया गया है। दूसरा सवाल था, क्या बिना पहली शादी को कानूनन समाप्त किए दूसरी शादी पहली पत्नी के लिए वैलिड मानी जाएगी जो हिंदू बनी रहती है? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: कोर्ट ने यहाँ साफ कहा कि बिना पहली शादी को डिसॉल्व किए दूसरी शादी करना इनवैलिड है। पहली पत्नी जो अभी भी हिंदू है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, इसलिए ऐसी दूसरी शादी लीगल नहीं मानी जाएगी। तीसरा सवाल था, क्या धर्म परिवर्तन करने वाले पति जिसने हिंदुइज्म छोड़ दिया है आईपीसी की धारा 494 के तहत दोषी माना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: कोर्ट ने ये भी फैसला किया कि अगर कोई हिंदू हस्बैंड इस्लाम अपनाकर दूसरी शादी करता है तो उसे आईपीसी की धारा 494 के तहत बिगेमी का दोषी माना जाएगा। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि सरला मुदगल केस ने ये क्लियरली बता दिया कि एक हिंदू हस्बैंड जिसने हिंदू लॉ के तहत शादी की है वो इस्लाम अपनाकर दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो वो शादी इनवैलिड होगी और उसे आईपीसी की धारा 494 के तहत बिगेमी का दोषी माना जाएगा। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000। इस केस में भी कुछ ऐसे ही मुद्दे उठे थे जैसे हमने सरला मुदगल केस में देखे थे, लेकिन इसमें और भी कई गहराइयां हैं। चलिए जानते हैं कि इस केस में क्या क्या इश्यूज उठे थे और सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था। पहला सवाल, क्या एक हिंदू हस्बैंड जिसने हिंदू लॉ के तहत शादी की है इस्लाम अपनाकर दूसरी शादी कर सकता है? दूसरा सवाल, क्या बिना पहली शादी को कानूनन समाप्त किए दूसरी शादी पहली पत्नी के लिए वैलिड मानी जाएगी जो हिंदू बनी रहती है? तीसरा सवाल, क्या धर्म परिवर्तन करने वाले पति जिसने हिंदुइज्म छोड़ दिया है आईपीसी की धारा 494 के तहत दोषी माना जाएगा? चौथा सवाल, क्या हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत एक पक्ष द्वारा इस्लाम अपनाने से शादी समाप्त हो जाती है?
सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीश जस्टिस सगीर अहमद और जस्टिस सेठी ने हिंदू मैरिज एक्ट के धारा 5, 1, 11 और 17 को साथ में विश्लेषण किया। साथ ही आईपीसी के धारा 494 और 495 और निम्नलिखित बातें कही। इस केस में भी कोर्ट ने सरला मुद्गल केस की तरह ही फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर एक हिंदू हस्बैंड जिसने हिंदू लॉ के तहत शादी की है, इस्लाम अपनाकर दूसरी शादी करता है तो वो शादी इनवैलिड होगी। ये इसलिए क्योंकि उसकी पहली शादी को डिसॉल्व नहीं किया गया है। कोर्ट ने साफ कहा कि बिना पहली शादी को डिसॉल्व किए दूसरी शादी करना इनवैलिड है। पहली पत्नी जो अभी भी हिंदू है, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। इसलिए ऐसी दूसरी शादी लीगल नहीं मानी जाएगी। कोर्ट ने ये माना कि अगर कोई हिंदू हस्बैंड इस्लाम अपनाकर दूसरी शादी करता है तो उसे आईपीसी की धारा 494 के तहत बिगेनी का दोषी माना जाएगा। कोर्ट ने ये भी कहा कि धर्म परिवर्तन का मतलब ये नहीं है कि पहली शादी अपने आप खत्म हो जाती है। कोर्ट ने ये भी कहा कि केवल धर्म परिवर्तन से हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी अपने आप समाप्त नहीं होती। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए प्रॉपर लीगल प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी है। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि लिली थॉमस केस ने सरला मुद्गल केस के फैसले को रीइंफोर्स किया और ये साफ किया कि एक हिंदू हस्बैंड जिसने हिंदू लॉ के तहत शादी की है, वो इस्लाम अपनाकर दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो वो शादी इनवैलिड होगी और उसे आईपीसी की धारा 494 के तहत बिगेनी का दोषी माना जाएगा। The Prohibition of Child Marriage Act, 2006। ये कानून चाइल्ड मैरिजेस को रोकने के लिए बनाया गया है। सबसे पहले जानते हैं कि इस एक्ट में चाइल्ड किसे कहा गया है। अगर लड़का है तो वो 21 साल से कम उम्र का नहीं होना चाहिए। अगर लड़की है तो वो 18 साल से कम उम्र की नहीं होनी चाहिए। दूसरा, चाइल्ड मैरिज किसे कहते हैं? ये तब होता है जब शादी में किसी भी पार्टी की उम्र कानूनन निर्धारित उम्र से कम होती है। और तीसरा, माइनर किसे कहते हैं? वो व्यक्ति जो 18 साल की उम्र पूरी नहीं कर चुका हो, मेजॉरिटी एक्ट 1875 के अनुसार। अब बात करते हैं सेक्शन 3 की, जो वॉइडेबल चाइल्ड मैरिजेस के बारे में है। इसका मतलब है कि हर चाइल्ड मैरिज, चाहे वो इस एक्ट के लागू होने से पहले हो या बाद में, उसे एनल किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, एनलमेंट की पिटिशन उस व्यक्ति को जिला अदालत में करनी होगी जो शादी के समय बच्चा था। ये पिटिशन उस समय से 2 साल के भीतर फाइल करनी होगी जब वो मेजॉरिटी एज 18 साल पूरी कर ले। यानी लड़का 23 साल की उम्र तक पिटिशन फाइल कर सकता है, लड़की 20 साल की उम्र तक पिटिशन फाइल कर सकती है। सेक्शन 12 के अनुसार कुछ स्थितियों में चाइल्ड मैरिजेस वॉइड अब इनिशियो मानी जाएंगी, मतलब शुरू से ही अवैध। 1, जब लड़की को उसके लॉफुल गार्डियन की अनुमति के बिना बहकाया गया हो। 2, जब शादी जबरदस्ती, धोखाधड़ी या ट्रैफिकिंग के उद्देश्य से कराई गई हो। 3, जब कोर्ट की इंजंक्शन के बावजूद शादी कराई गई हो। आखिर में सेक्शन 13 की बात करते हैं। इस एक्ट के तहत चाइल्ड मैरिज कराना अपराध है और इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। 2 साल तक का रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, या फिर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। इस एक्ट के तहत अपराध कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल हैं, मतलब पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और जमानत भी आसानी से नहीं मिलेगी। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस के बारे में, लज्जा देवी वर्सेस स्टेट एंड ORS. 2013। इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट की फुल बेंच ने 5 महत्वपूर्ण सवालों पर निर्णय लिया। चलिए एक एक करके इन सवालों और उनके जवाबों को समझते हैं। पहला सवाल था, क्या 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी वैध मानी जा सकती है? कोर्ट ने कहा कि ऐसी शादी वॉइड नहीं है, बल्कि वॉइडेबल है अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। मतलब इस शादी को नलिफाई करने के लिए एक डिक्री की जरूरत होती है। दूसरा सवाल था, क्या एक माइनर अपने माता पिता की गार्डियनशिप छोड़ सकता है?
इस पर कोर्ट ने कहा कि ये निर्णय माइनर के बेस्ट इंटरेस्ट्स को देखते हुए लिया जाएगा और ये केस बाय केस बेसिस पर डिपेंड करेगा। तीसरा सवाल था, क्या माइनर को प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखा जा सकता है? कोर्ट ने कहा कि यस, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस, माइनर को प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखा जा सकता है। चौथा सवाल था, क्या सेक्शंस 363 और 376 आईपीसी के तहत दर्ज फर्ज को क्वॉश किया जा सकता है अगर लड़की 16 साल से ज्यादा उम्र की है और उसने अपनी मर्जी से शादी की है? कोर्ट ने कहा कि हाँ, लेकिन कोर्ट को यह सुनिश्चित करना होगा कि लड़की के पास शादी नलिफाई करने का अधिकार सुरक्षित रहे। साथ ही लड़की की मैच्योरिटी और अन्य परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना होगा। पांचवा और आखिरी सवाल था, क्या और कोई प्रिजम्पशंस हो सकते हैं? कोर्ट ने कहा कि पिछले डिस्कशन को देखते हुए और कोई एडिशनल ऑब्जर्वेशंस की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने यह भी हाईलाइट किया कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का मेन ऑब्जेक्टिव चाइल्ड मैरिजेस को रोकना है और ये भी स्पष्ट किया कि चाइल्ड मैरिजेस वॉइड अब इनिशियो नहीं होती बल्कि वॉइडेबल होती हैं एट द ऑप्शन ऑफ द माइनर। डिसीजन ऑफ द केस। 2006 में 20 साल के करण और 17 साल की रवीना ने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत शादी की, जिसमें सेक्शन 5 क्लॉज 3 का वायोलेशन हुआ, जो कि लड़के की आयु को 21 और लड़की की आयु को 18 साल की होनी चाहिए थी। यह वायोलेशन हालांकि उनकी शादी को वॉइड और वॉइडेबल नहीं बनाता है, लेकिन सेक्शन 18 क्लॉज ए के तहत 2 साल तक की कैद या 1 लाख तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में कहा गया है कि सच अ मैरिज इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अंडरएज पार्टी। रवीना ने इसे रद्द नहीं किया, जिससे उनकी शादी 2009 में वैध हो गई। 2016 में करण ने इस्लाम धर्म को अपनाया, असलम बन गए और जोया से शादी की। रवीना के साथ उनकी शादी अभी भी वैलिड थी क्योंकि उन्होंने इसे रद्द नहीं किया था। जोया से शादी करके करण ने सेक्शन 5 क्लॉज 1 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट का वायोलेशन किया, जिससे उनकी दूसरी शादी इनवैलिड हो गई। सेक्शन 17 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट के तहत बिगेमी प्रोहिबिटेड है और इंडियन पीनल कोड की सेक्शन 494 के तहत अपराध है। व्यक्तिगत लाभ के लिए धर्म परिवर्तन रिलीजियस बिगटरी का गठन करता है, जैसा कि लिली थॉमस केस में कहा गया है। इसलिए करण को बिगेमी के लिए मुकदमा चलाया जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग लीगल टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल स्कॉलर स्पेस विद अनुभव को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।